एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आपको आज अपने पिछले चैप्टर से थोड़ा आगे की यात्रा पर लेकर चलूँगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से, आपकी जीके की दृष्टि से, आपकी सामान्य जानकारी की दृष्टि से शुरू किया था, अमेरिका की विदेश नीति, यूएस फॉरेन पॉलिसी। आज उसका हम दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने अमेरिकी विदेश नीति के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनकी बात की थी। आज चर्चा करेंगे उनकी विदेश नीति के उद्देश्य। पहला पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, पहला बिंदु। अब देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइए। सुरक्षा चाहे अमेरिका हो या कोई दुनिया की बहुत छोटी शक्ति, ये एजेंडा कॉमन होता है। विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाना, उसका विस्तार करना और संभावित जो खतरे होते हैं, देखिए खतरे कई बार अचानक भी आते हैं, अनायास भी आ जाते हैं। इन सब के लिए अपने आप को तैयार रखना ये विदेश नीति का हिस्सा है और स्वाभाविक सी बात है, अमेरिकी विदेश नीति का भी एक प्रारंभिक बिंदु है। और जैसा कि मैंने आपको जब पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि वो एक दुनिया का ऐसा खुशनसीब राष्ट्र है, एक फ्रेंच राजदूत ने ये कहा था कि जिसके एक तरफ कमज़ोर शत्रु हैं और एक तरफ स्वादिष्ट मछलियाँ। भौगोलिक स्थिति उनकी ऐसी बनी हुई है या उन्होंने बना दी है कि उनके आसपास के जो देश मौजूद हैं उन देशों में वही सरकारें स्थापित हैं जो उनके सुर में सुर मिलाती हैं। यदि नहीं है तो उन सरकारों के प्रति उनका रवैया कुछ और होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं, ख़ास तौर से 1991 में सोवियत संघ के पराभव के बाद। अगला बिंदु है लोकतंत्र का संरक्षण। अब ध्यान रखिएगा, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध में भी और प्रथम विश्व युद्ध से भी कुछ पहले आप निकल जाइए, एक ताकत के रूप में उभरना शुरू हुआ है वो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी 1901 से आप इसको मान लीजिए। उससे पहले दुनिया की जो ताकत की धुरी है वो यूरोप है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय जो ताकतें हैं ये दुनिया पर प्रभाव और शक्ति दोनों रखती हैं। एक मल्टीपल सुपर पावर कॉन्टिनेंट, बहुत सारी महाशक्तियों का समुच्चय यूरोप बना हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध बीत गया, अमेरिका का उसमें एक महत्वपूर्ण रोल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखिए वो निर्णायक भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि उनको ये लग गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो धुरी है, एक्सेस इसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, ये शिफ्ट होगी। तो ये शिफ्टिंग यूरोप के साथ साथ अमेरिका की तरफ क्यों ना हो, ये एशिया, अफ्रीका की तरफ ना मुड़ जाए। और आपने देखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अब जो कहानियाँ सामने आती हैं, कई फिल्में बनी हैं इसके ऊपर, उपन्यास लिखे गए हैं, उनमें आप पाएंगे कि लड़ाई थोड़ी लंबी और खिंचती तब भी ध्रुवी राष्ट्र हार ही जाते, मित्र राष्ट्र जीतने ही वाले थे। हाँ, ये हो सकता है कि वो 1945 की जगह जीतते 46 में या 47 में, पर उनकी जीत तय थी। कहानी जो मैं आपसे सुना रहा हूँ, इसका मूल सार ये है कि बगैर परमाणु बम के प्रयोग के भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती जा सकती थी, लेकिन एक सुपर पावर होने की घोषणा के रूप में ये प्रयोग किया गया। अब इसके पक्ष में और प्रतिपक्ष में आपको अनेकों तर्क मिलेंगे, हम उन पर नहीं जाएंगे, पर एक व्यू ये हो सकता है। अब यहाँ पर पूरी दुनिया में अपनी एक स्वीकृति का दायरा बढ़ाने के लिए, एरिया ऑफ सैंक्शन जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, वो बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक कॉमन एजेंडा हो जिस पर किसी को ऐतराज़ ना हो और आप विश्व राजनीति में एक प्रभावशाली भूमिका में आ सकें
उन्होंने इसको लिया लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में। देखिए, दो बातें हैं। आप हिंदी पढ़े होंगे 11वीं 12वीं क्लास तक, और आज हिंदी दिवस भी है। तो आप एक काम कीजिएगा, आज घर जाकर समास पढ़िएगा या इन शब्दों के अर्थ देखिएगा। संरक्षण और संरक्षक में क्या फर्क होता है। लोकतंत्र का संरक्षण, हम भारत की बात करें, हम अपने देश में कर सकते हैं। आप नई संस्थाएं बना सकते हैं, नए सिद्धांत बना सकते हैं, संविधान में बदलाव कर सकते हैं, संस्थाओं की शक्तियां कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन दुनिया में लोकतंत्र के संरक्षक बनना ये आसान काम नहीं है। या तो आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत प्रभावशाली हैं और बहुत निर्णायक रूप से स्वीकार्य हैं। ये तभी हो पाएगा जब आपके एजेंडे में ये हो। और अमेरिका ने इसको लोकतंत्र के संरक्षण को पहले अपने देश में और उसके बाद वो दुनिया भर के राष्ट्रों में जहाँ जहाँ लोकतंत्र है या जहाँ हो सकता है वहाँ पर वो एक सहायता के माध्यम से, हस्तक्षेप के माध्यम से एक प्रभावशाली और निर्णायक भूमिका निभा रहा है। आप देखिए, लाख विरोध के बावजूद सद्दाम हुसैन हटाए गए, एक आंदोलन चला, उन्हें एक न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सजाए मौत दी गई और इराक में एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की गई। हालांकि ध्यान रखिएगा, उस लोकतांत्रिक सरकार को कोई बहुत ज़्यादा जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन किया गया। ये तो उदाहरण एक है। आप दुनिया भर में पाएंगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे ढेरों एग्जाम्पल जब अमेरिका ने डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया में हस्तक्षेप किया है और एक निर्णायक भूमिका निभाई है। अगला बिंदु है साम्यवाद का प्रतिरोध। ये देखिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका एक ताकत के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है या मौका देख रहा है, और 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो रही है। इनमें कोई बहुत लंबा अंतर नहीं है बीच के अंदर। रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है, सोवियत संघ की स्थापना होती है, एक देश बनता है, और जिन देशों से पश्चिम के जो उदारवादी राष्ट्र हैं जिनसे सोवियत संघ की बॉर्डर मिल रही हैं, उनमें से कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन बड़ी मुश्किल से, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने एक भूमिका निभाई थी, इनकी तरफ ध्यान दिया नहीं गया और सोवियत संघ धीरे धीरे आंतरिक स्तर पर साम्यवाद को बढ़ाता रहा और तरक्की करता रहा, और इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध आ जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में लाख वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों में शामिल होता है जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में। लेकिन लड़ाई के दौरान ही कई ऐसे मुद्दे आते हैं कि जब ये तय हो गया था कि लड़ाई जब खत्म होगी तो ये दो खांचे बनेंगे अलग अलग, एक तरफ सोवियत संघ होगा और एक तरफ अमेरिका और उसके समर्थक। और ऐसा ही हुआ। 1945 में लड़ाई जब खत्म होती है, उसके बाद से ही अमेरिका और सोवियत संघ ने दो अलग अलग गुटों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि यदि आप इतिहास को गहराई से देखें तो आप पाएंगे ये प्रक्रिया विश्व युद्ध के दौरान भी जारी थी और उससे पहले भी। सोवियत संघ पश्चिमी शक्तियों का मित्र, ये स्वाभाविक मित्र जिसको आप कहें, वो कभी नहीं रहा, और उसके बाद में उन्होंने साम्यवाद के प्रसार की कोशिश की और अमेरिका ने उनका हाथ पकड़ने की। ये घटनाएं बहुत सी हैं, आगे जब आपका चैप्टर बढ़ेगा कई एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। आप देखिए, लोकतंत्र के समर्थन के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने एक नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो लड़ाई है ये 4 प्रकार की आज़ादियों के लिए लड़ी जा रही है। धर्म स्वातंत्र्य, वाक्य स्वातंत्र्य यानी बोलने की स्वतंत्रता, भूख से मुक्ति यानी गरीबी से मुक्ति, और भय से मुक्ति। ये 4 उन्होंने सूत्र दिए थे कि इनके लिए ये विश्व युद्ध हो रहा है और हर कीमत पर जीता जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये उन्होंने फिर बाद में करके दिखाया। आगे चलें, विश्व शांति का समर्थन। देखिए, कॉमन एजेंडा है दुनिया भर का, कौन नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और वो ये है कि ये विश्व शांति के लिए हिंसा के सहारे को गलत नहीं मानते। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चिंतन में 2 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। जो हमारा विचार बंद होता है ना शांति का, उसकी 2 सूक्त हैं, 2 वाक्य हैं। युद्ध है
और उससे शांति प्राप्त की गई, और दूसरा शांति के लिए युद्ध किए गए। ये दोनों अपनी अपनी जगह सत्य हैं, गलत नहीं है, आप इनकार नहीं कर सकते। दुनिया का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब शांति स्थापना के लिए युद्धों का सहारा लिया गया। अमेरिका दूसरे पहलू का पैरोकार है। वो ये मानते हैं कि भय से शांति स्थापित होती है और शांति के लिए कोई भी कीमत दी जा सकती है, और इसके लिए अनेक युद्धों में उन्होंने भागीदारी की है, उनके प्रणेता बने हैं, वो शुरू किए हैं। आगे नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, आप देखिए जब 11/9, हमारी भाषा में तो 11/9 हुआ, उनकी भाषा में 9/11 है। ये सुना हुआ इवेंट आपने, जब ट्विन टावर्स उड़ा दिए गए थे आतंकवादियों के द्वारा, जहाज़ों से भरकर RDX उन्होंने उसमें विस्फोटक पदार्थों के साथ उन 2 बिल्डिंग को गिरा दिया था। उसके बाद जॉर्ज बुश, उस वक्त राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ विश्व अभियान एक व्यवस्था शुरू की थी, और इसको उन्होंने एक न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर कहा था, और ये कहा था दुनिया हमारे साथ हो चाहे ना हो, लेकिन हम आतंकवाद को अकेले ही कुचलेंगे। ये विश्व शांति की बात भी है, और दूसरा वो न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें अमेरिका ही मुख्य एकमात्र शक्ति है। बाकी सहायक के रूप में आना चाहें, आपका स्वागत है, यदि आप नहीं आते हैं तब भी हम ऐसा करके दिखाएंगे। और आज का अंतिम बिंदु, आतंकवाद का उन्मूलन, इसकी बात मैं आपसे कल करूँ।